हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वी आर बैक। ओके, तो हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, प्लस उसका डेरिवेशन भी कभी कभी प्रूव करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो गेस करो कि वो कौन सा टॉपिक होगा। हम उस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जिस टॉपिक को का जो एप्लीकेशंस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत है ना। आजकल के जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं वो उस लॉजिक पे या उस कंसेप्ट पे वर्क करते हैं। ठीक है, चलो एक छोटा सा हिंट देता हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी होती हैं उनमें से कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ करंट के फ्लो पर और उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं उसके बेस पर वो वर्क करते हैं। जैसे अभी ठंड का सीज़न है, तो ठंड के सीज़न में आप लोग पानी गर्म करने के लिए या तो रॉड का इस्तेमाल करते हो या गीज़र का इस्तेमाल करते हो, है ना। और इसके साथ ही कपड़ों में जो आयरन करते हैं वो आयरन भी एक इलेक्ट्रिसिटी का ही एक एप्लीकेशन है। तो जब भी करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से जो हीट डेवलप होता है उसका एप्लीकेशन पढ़ा था जेम्स ने। ठीक है, और वो जेम्स ने इस चीज़ की स्टडी जो किया था वो लगभग 1840 के आसपास किया हुआ था। ठीक, उनके इस स्टडी की वजह से आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं कि हम करंट का फ्लो करा कर और उसका जो हीट डेवलप होता है उसका यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो हमारा टॉपिक है वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जेम्स नहीं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो हमारा टॉपिक का नाम हम यहाँ लिख देते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये आपका टॉपिक है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग के बारे में मैं आपको पहले भी इंट्रोड्यूस करा चुका था कि हीटिंग डेवलप कैसे होती है। तो चलो एक छोटा सा रिवीजन हम कर लेते हैं साइड में, यहाँ पर साइड में हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि करंट का फ्लो जिस चीज़ में से होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, है ना। और कंडक्टर्स आपको पता है कि किस चीज़ के बने होते हैं, मेटल्स के, है ना। तो हम मेटल का एक छोटा सा वायर ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक, और इस वायर में आप सभी को पता है कि इस वायर के अंदर करंट का जब फ्लो होता है तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चार्जेस होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जैसे ही उनको बाहर से एनर्जी मिलती है तो वो फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे। ठीक है, अब अगर इस वायर को हमने कनेक्ट कर दिया किसी एक बैटरी से, ठीक, और यही बैटरी क्या है, यही बैटरी आपके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक, यहाँ बैटरी का ये कनेक्शन करना मत भूलना, नहीं तो वो सिंबल गलत हो जाता है। ठीक, तो चलो देख लो, यहाँ पर एक छोटे से वायर के टुकड़े को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो सीधी सी बात है, जैसी बैटरी का कनेक्शन होगा करंट का फ्लो शुरू हो जाता है ना। और जैसे ही करंट का फ्लो शुरू होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। और जैसे ही किसी की एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो स्टेबल नहीं रहता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब, स्टेबल मतलब किसी एक जगह पर रुके रहना, और अनस्टेबल का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और इस तरीके से वो मूव होते रहना। ठीक है, तो जो कोई एक जगह नहीं रुकता है उसको बोलते हैं अनस्टेबल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत ही स्पीड के साथ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव होना शुरू होते हैं, और इतने ज़्यादा स्पीड के साथ मूव होते हैं कि इसके सामने जो भी अदर चार्जेस आते हैं वो उनसे टकराना शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो सीधी सी बात है, एनर्जी तो इस इलेक्ट्रॉन में है ही, और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से या चार्ज कैरियर से टकरा रहा है, तो टकराने की वजह से भी हीट जनरेट होती है। तो इसी रीज़न की वजह से ये जो वायर है, इस वायर का हीट बढ़ने लगता है। ठीक,
और इस तरीके से वहाँ पर हीट का जनरेशन होता है या प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ की स्टडी किया था जो साइंटिस्ट हैं जूल्स। ठीक है, तो इसी जूल्स का एक बहुत ही फेमस रिलेशन है, उसको हमें डिराइव करना है। लेकिन डिराइव करने से पहले जो डिस्क्रिप्शन होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, वो भी लिखना ज़रूरी है। तो चलो आओ देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है। तो यहाँ पर आप सिंपली लिख दोगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से क्या है, व्हेन करंट फ्लोज, when current flows in a, किस में फ्लो होता है, कंडक्टर में, in a conductor it क्या करेगा, जनरेशन, it provides charge carriers to move very fast, and this movement creates, है ना, creates या produces हीट। क्या वो हीट उसके कंडक्टर के अंदर बनेगा या बाहर बनेगा। ठीक, तो चलो आज देखते हैं, क्रिएट्स और प्रोड्यूसेस हीट इनसाइड एज वेल एज अराउंड दैट कंडक्टर। ठीक, कंडक्टर आप कोई भी लिख सकते हो, तो यहाँ ब्रैकेट में आप कंडक्टर में लिख लो वायर ऑफ एनी मेटल। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हुआ कि जूल्स ने किस चीज़ की स्टडी किए थे। ठीक, अब जो इसका स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमको वो पैरामीटर्स लिखने हैं जिन पैरामीटर्स को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, नाउ पैरामीटर्स, हम पूरा का पूरा पैरामीटर्स जो है आप उस डायग्राम से भी समझ सकते हो। चलो कैसे, पहला पैरामीटर तो हो गया करंट। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कितने टाइम तक करंट का फ्लो होगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है तो उसमें अगर हम करंट का फ्लो कराते हैं तो ज़्यादा देर तक कराने से, करंट का फ्लो कराने से वहाँ पर हीट का जनरेशन होता है। तो आपका एक पैरामीटर हो गया करंट। ठीक, दूसरा पैरामीटर हो गया वो जो कंडक्टर आपने लिया है उस कंडक्टर का नेचर क्या है। ठीक है, नेचर का मतलब ये है कि ये करंट का फ्लो करवाने दे रहा है कि नहीं, और इसी नेचर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक तो पैरामीटर हो गया करंट, और दूसरा इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, प्लस तीसरा टाइम ड्यूरेशन, यहाँ लिख देता हूँ टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, चलो यहाँ नीचे लिख देता हूँ, पहला फैक्टर या पहला पैरामीटर आपका टाइम ड्यूरेशन है, दूसरा रेजिस्टेंस है, और तीसरा है करंट। ठीक है, तो यही तीन पैरामीटर्स हैं, और इन्हीं तीन पैरामीटर्स को लेके हमको इसके स्टेटमेंट को, जो मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं या फिर जो अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म होते हैं, उसको लिखना है। तो चलो आओ देख लेते हैं। नाउ जनरेट हो रहा है हीट, तो हम हीट से शुरू करेंगे।
heat generated in or around the conductor is, कैसे डिपेंड कर रहा है, जो हीट जनरेट हो रहा है वो किस तरह से डिपेंड कर रहा है। ठीक है भाई, डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है। ठीक, तो भाई देखो फर्स्ट स्टेप जो आता है वो आपका आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट अभी हम यहाँ पर जो है अगर ना लिखकर यहाँ पर हम लिख देंगे टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है। ये भी रीज़न मैं बताऊंगा कि यहाँ पर हम स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं। तो पहला आ गया आपका H मतलब हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, सेकंड, ये चीज़ मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, इसको आप लिख लोगे। सेकंड में आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो दूसरा हो गया ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के लिए, ये आपका सेकंड स्टेप आ गया। और थर्ड में आ गया टाइम ड्यूरेशन, मतलब जो हीट जनरेट हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जिन पर हीट डिपेंड कर रहा है, हीट इन्हीं पैरामीटर्स की वजह से बन रहा है। ठीक है, अब चाहो तो आप नोट कर लो, इसके बाद हम आगे का नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। सभी को मालूम है आगे का नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, है ना। ये जो तीनों पैरामीटर्स हैं, इन तीनों पैरामीटर्स को हमको कंबाइन करना है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ऊपर का आप लोगों ने लिख लिया होगा, और नहीं लिख लिया होगा तो लिख लो। ओके, सो नोट इट डाउन फास्ट, आपकी बुक में भी अवेलेबल है, लेकिन आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्योंकि ये मेरे ओन वर्ड्स हैं। ठीक, प्लीज़ राइट इट। ओके, आई थिंक द टाइम इज़ सफिशिएंट फॉर यू टू राइट, है ना। अब ये जो तीनों स्टेप है इसी को हमको कंबाइन करना है, तो मैं ऊपर का पोर्शन रब कर देता हूँ। आप लोग बोलोगे कि सर इतनी फास्ट मत रब करो, लेकिन बेटा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में भी है ये। ठीक, चलो, तो हमारा ये जो स्टेप है, ये तीनों पैरामीटर्स हमने लिख लिए, इन्हीं तीनों पैरामीटर्स को कंबाइन करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑन कंबाइनिंग ऑल 3 इक्वेशंस। एक्चुअली में ये तीनों जो पैरामीटर्स हैं, इन तीनों पैरामीटर्स को हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है ना, जिसको कि हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोला जाता है समीकरण। ठीक, तो ये इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड अप कर लेते हैं या कंबाइन कर लेते हैं। तो देखो H तो कॉमन है ना, ये तीनों में H कॉमन है, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, I² R और T के। ठीक, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन कंबाइंड। अब इसके बाद आप सभी को पता है कि इसके बाद क्या करना है। हमको ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है
उसको अलग करना है। तो जैसे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अलग होगा, ऐसे लिख लो I²RT। हमको यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अलग करना है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल। और सभी को पता है कि जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अलग करके इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट है आपका जे। ठीक, इसी जे को हम क्या बोलते हैं, वेयर जे इज कॉल्ड जूल्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया हमने, ये जो तीनों पैरामीटर्स थे इनको हमने कंबाइन कर दिया है। ठीक है, और कंबाइन करने के बाद ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया है हमने, तो वहाँ इक्वल लग गया। और जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटा एक कांस्टेंट आ गया जिसको बोल रहे हैं हम जूल्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, मैं नीचे का रब कर देता हूँ। अभी इसके आगे भी थोड़ा सा है, क्या है वो आप सभी को पता चल गया होगा कि जब हम इक्वेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो इक्वेशन कंप्लीट करने के बाद हमारे पास बचता क्या है भाई। हमने हीट के लिए हीट को कैसे मेजर करना है या कैलकुलेट करना है उसकी इक्वेशन तो बन गई, लेकिन जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं यूनिट। हम इसको मेजर कैसे करेंगे भाई, इंच में मेजर करेंगे या सेंटीमीटर में या डिग्री सेंटीग्रेड में, है ना। तो क्वेश्चन ये है, तो उसका आंसर सीधा सीधा है, हीट का मतलब होता है कि एक टाइप की एनर्जी, और हमेशा हम एनर्जी को जो मेजरमेंट करते हैं उसकी यूनिट होती है जूल। ठीक, तो ये जूल्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, यहाँ लिख देंगे एंड द यूनिट इज जूल। ओके, तो अभी सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हमने कंबाइन करके लिख दिया है ना, लेकिन अभी इसका प्रूफ बाकी है। तो चलो जल्दी से लिख लो, तो हम प्रूफ यहाँ से ही शुरू करेंगे ताकि एक ही बार में आप लोग लिख लोगे, बार बार रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो जल्दी से लिख लो। मेरे ख्याल से तो आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, अगर नहीं तो लिख लो। और डायग्राम जो है, डायग्राम मैंने बनाया है सिंपल डायग्राम, है ना। तो आपकी बुक में अगर कोई दूसरा डायग्राम दिया हुआ है, छोटा सा डायग्राम उसमें भी दिया हुआ है, तो वो डायग्राम भी आप उसमें बना सकते हो। वहाँ पर कंडक्टर की जगह उन्होंने एक रजिस्टर यूज़ किया हुआ है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं अब रब करता हूँ। ओके, इक्वेशन हो गई, इक्वेशन के साथ साथ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी हो गया और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ साथ उसकी यूनिट भी हो गई। अब जो मेन आता है वो है हमारा प्रूफ। हम प्रूफ कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करने का भी एक तरीका होता है। जो भी आप डायग्राम बनाते हो उस डायग्राम में जो बेसिक चीज़ है जहाँ से वो स्टार्ट होता है वहीं से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम में स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि उस वायर का जो टुकड़ा है, उस वायर का जो पीस है, उस पीस में अंदर के जो चार्ज कैरियर्स हैं उनको बाहर से एनर्जी मिल रही है और उसके बाद वो भागना शुरू करते हैं, मतलब वो मूव करना शुरू करते हैं। ठीक, तो जब भी मूवमेंट होता है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई कुछ ना कुछ वर्क तो हो रहा है ना।
तो यही वर्क जो है, इसी वर्क से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो स्टार्टिंग में हम लिख देते हैं लेट I बी द करंट flowing through the conductor then जैसे ही करंट का फ्लो होगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, उन पे वर्क होगा और वहाँ पर हीट जनरेट होगा। फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, देन चार्ज कैरियर्स जिसको कि हम डिनोट करते हैं किससे, Q से। ओके, चार्ज कैरियर्स विल स्टार्ट मूविंग। दैट मीन्स मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है दैट मीन्स वर्क इज डन। ओके, और ये सारी की सारी प्रोसेस क्यों हो रही है, क्योंकि हमने इस वायर के एक पीस को कनेक्ट किया है बैटरी से। ये आपका बैटरी का प्लस है और ये आपका बैटरी का माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को सेंटेंस में लिखना है। ऑल दिस हैपन्स ड्यू टू द, किसकी वजह से भाई, पोटेंशियल, ड्यू टू द पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय, किसकी वजह से मिल रहा है, बैटरी, प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। ठीक, तो ये प्रूफ का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है। तो वर्क डन हुआ है ना, क्योंकि वर्क डन हमको क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको पोटेंशियल मिला है। और पोटेंशियल का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आप लोगों को पता होगा कि पोटेंशियल जो रहता है V क्या रहता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, यही रिलेशन होता है। तो वही जो आपने जितने बेसिक्स पढ़े हुए हैं उसी बेसिक्स को आगे हम यूज़ करते रहते हैं और रिलेशंस बनाते रहते हैं। ठीक है, तो सिंपल वो जो पोटेंशियल का रिलेशन है, पोटेंशियल को रिलेशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब कैसे यूज़ करेंगे, देखो वर्क हो रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर वर्क से स्टार्ट करेंगे। वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, यहाँ पर बाजू में लिख देना बाय यूजिंग रिलेशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो हमारे पास ये पहला स्टेप आ गया जो हमने वर्क से शुरू किया था। अब आप सभी को मालूम है ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, बाय ओम्स लॉ क्या होता है भाई, V इज इक्वल्स टू IR होता है। इसको आप दे लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप दे लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो V का वैल्यू है, इस V के वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रख देंगे और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम, कहाँ से रख रहे हैं, इक्वेशन 2 में से, किस में रख रहे हैं, इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। चलो भाई रख देते हैं, इस V का वैल्यू उठा के यहाँ पे रखना है। तो ये आपके रिलेशन क्या हो गए, W इक्वल्स टू IRQ। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा
उसमें आपका फिर से आपका बेसिक यूज़ होगा। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। नाउ ये क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू, W लोग बोलते हैं W, लेकिन W नहीं बोलते हैं, W बोलते हैं। ओके, तो IR। ठीक, अब Q का जो बेसिक फॉर्मूला है उसको याद करो। यहाँ पर जो हमारे फैक्टर हैं वो करंट है, रेजिस्टेंस है और टाइम ड्यूरेशन है ना। तो यहाँ पर ये जो Q है इसको हम करंट से कैसे रिलेट करेंगे, जल्दी से दिमाग लगाओ। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने दिमाग लगा लिया होगा। करंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है ना। और इसी इक्वेशन को या इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हमको इसको मॉडिफाई करना है। ठीक, तो Q की जगह हम क्या रख देंगे, I इंटू टी। ये Q की जगह आ गया I इंटू टी। कहाँ से आ गया, यहाँ लिख दो, फ्रॉम द रिलेशन I इक्वल्स टू Q अपॉन टी। ठीक है, इसको दे दो आप, अभी नहीं, इक्वेशन नंबर अभी इसको नहीं देंगे। चलो इसके बाद का स्टेप क्या होगा, सिंपली आप बता दोगे। तो ये हो गया भाई W इक्वल्स टू या W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये जो आपका रिलेशन आया है, अभी ये जो रिलेशन है वो इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना था, H प्रूफ करना था कि H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है ना। लेकिन हमारे पास तो W इक्वल्स टू आ गया। तो आप देखो यहाँ पर आपका बेसिक कंसेप्ट यूज़ होगा कि जब भी वर्क होता है तभी तो हीट जनरेट होती है, इज़न्ट इट। मतलब जब भी आप जैसे दौड़ लगाते हो या पैदल चलते हो, आधे घंटे 1 घंटे आपने दौड़ लगा दी है, पैदल चल रहे, तो आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है, मतलब आपकी बॉडी में से हीट निकलने लगता है। ठीक है, तो वो हीट कब बनी, जब आपने वर्क किया, है ना। तो यही जो वर्क है W, इसकी जगह हमको H को रिप्लेस करना है और वहाँ पर एक नोट भी लिख देना है। ठीक, तो अगर आपने ये ऊपर वाले स्टेप लिख लिए हों तो मैं नीचे को रब करके सॉरी नीचे के बाद मैं यहाँ पर ऊपर लिखना शुरू कर दूँगा। ठीक अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, आई विल बी वेटिंग। जल्दी जल्दी लिख लो ऊपर का डिस्क्रिप्शन। तो ऊपर की जो 5 लाइनें हैं उसको मैं रब कर दूंगा। चलो मैं अब रब कर रहा हूँ। ओके, यहाँ से ऊपर ऊपर की 1 2 3 4 5 लाइनें रब कर देता हूँ। ठीक हो गया होगा, चलो ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ओनली वी हैव टू फाइनलाइज द रिलेशन। मतलब हमको सिर्फ अब फाइनल स्टेप लिखना है, और फाइनल स्टेप लिखने के लिए इसको भी दे दो इक्वेशन नंबर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ वी नो दैट, उसी को मॉडिफाई करने के लिए लिख रहे हैं, वी नो दैट व्हेन वर्क इज डन, वर्क इज डन कॉमा heat is generated, therefore equation
कौन सा इक्वेशन नंबर 3? इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, विल बी नहीं, कैन बी रिटन एज क्या? सिर्फ W को हटा के H लिख देना है, हो गया। इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन प्रूफ, ठीक। और यहाँ पर आप नीचे लिख दो हेंस प्रूव्ड, ठीक। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में हमने क्या किया कि सबसे पहले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जितने भी लॉज रहते हैं इनका स्टेटमेंट होता है, और स्टेटमेंट के बाद अगर इनका कुछ रिलेशन होता है तो उन रिलेशन को हम लोग लिखते हैं और उसके बाद उसको प्रूव करते हैं। तो हमने यहाँ पर किया क्या, हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के स्टेटमेंट को लिखा, ठीक है। स्टेटमेंट को लिखने के बाद कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं हीट के जिन पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक तो आपका हो गया करंट, दूसरा आपका रेजिस्टेंस हो गया और तीसरा हो गया टाइम ड्यूरेशन, उसको लिख दिया, ठीक। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटने के बाद वहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जूल, ठीक है। उसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम बोलते हैं जूल्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक। एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा और उसका आंसर अगर आपको मिल गया तो ठीक है, दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर मैं आपको बता भी दूंगा। तो वो स्टेटमेंट्स हमने लिख दिया, रिलेशन हमने लिख दिए, फिर उसका प्रूफ शुरू हुआ। तो प्रूफ स्टार्ट किया हमने कहाँ से, उसी सर्किट डायग्राम को देखते हुए। सर्किट डायग्राम को देखो कि इलेक्ट्रॉन्स मूव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उन पे वर्क हुआ। किसकी वजह से वर्क हुआ? बैटरी से जो हमको पोटेंशियल मिल रहा है उसकी वजह से वर्क शुरू हुआ, है ना। तो हमने वहाँ पर रिलेशन यूज़ किया, कौन सा? V पोटेंशियल मतलब क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वहीं से हमने रिलेशन को आगे बढ़ाते गए। फिर ओम्स लॉ उसमें लगा दिया, और उसके बाद करंट का जो सिंपल रिलेशन होता है वो भी हमने वहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक। और इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन आ जाती है, ठीक। और इसके बाद आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है कि यही जो वर्क है उसी वर्क को हम हीट कहते हैं, क्योंकि जब वर्क होगा ही नहीं तो हीट बनेगी नहीं। तो हमने क्या किया, इस H को रिप्लेस किया W से, और यहाँ पर ये रिलेशन हो गई प्रूफ, ठीक है। अब जल्दी से बता दो कि ये जो हीट है, इस हीट को जो मेजर कर रहे हैं उसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट इज जूल। क्यों जूल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट होती है वो होती है जूल, ओके। इन सारी चीज़ों की जो स्टडी हुई थी वो जूल ने किया था, ठीक है। जूल का पूरा नाम आप लोग सर्च करना। जूल्स ने इसकी स्टडी की थी कब? 1841 में, 1841। उसके बाद जाकर अब जो 21st सेंचुरी है उस सेंचुरी में हम लोग इसके एप्लीकेशंस और इस एप्लीकेशंस के बेस पर जो डिवाइसेस हैं उसे यूज़ कर रहे हैं, है ना। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लॉज। तो ये दिखने में बड़ा है लेकिन सिर्फ आप उस कंसेप्ट्स को अपने माइंड में रखो, प्रूफ बहुत ही आसान बन जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। या थोड़ा सा आप टाइम ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी। मैं फिर से वेट करूँगा और इसी के साथ फिर हम अगले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। एक और चीज़ आपकी बुक में दी हुई है कि ये जो
जे है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जे आता है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। ओके, वन मोर थिंग, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4.18 जूल पर कैलोरी। ठीक, ये इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो जब कभी भी आपको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो वहाँ पर जो ये जो जे आता है, जो पुराना रिलेशन था हमारा स्टेटमेंट में, तो वहाँ पर अगर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हो तो या तो आपको न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू दी हुई होगी, और अगर नहीं दी हुई होगी तो बस इतना ध्यान कर लेना कि हमारे 3 फैक्टर्स थे, इन्हीं तीनों फैक्टर्स की वजह से एक शॉर्ट ट्रिक है, इन्हीं तीनों फैक्टर्स की वजह से हीट बन रहा है। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 4। तो यहाँ जो जूल का जो वैल्यू है वो भी कितनी हो जाएगी? 4। 1.8 अगर ना भी लिखो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में चलता है। 4.8 जूल पर कैलोरी। पर कैलोरी का मतलब सभी को पता है, इज़न्ट इट? चलो ठीक है, तो ये आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। सो आई थिंक दिस टॉपिक विल बी क्लियर्ड इन योर माइंड, है ना? आप सभी के दिमाग में ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और इसके पीछे जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर। ठीक है, तब तक के लिए इसको रिवाइज़ करो, और जो मैंने स्टेप्स बताए थे उनको अपने माइंड में रिवाइज़ करना। और हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक्चुअली प्रैक्टिस मेक्स ईच एंड एवरी वन परफेक्ट। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। ओके, ऑल द बेस्ट, एंड these types of studies will be going on. Thank you.